आज की कहानी भारत के केरल में हुए एक ऐसे हत्याकांड की कहानी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन इतने हैरतअंगेज तरीके से हुई थी कि लोगों के होश उड़ गए। ये केस भारत के सबसे मुश्किल और पेचीदा केसों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें कोई सुराग था ही नहीं जिसके जरिए कातिल का पता लगाया जा सकता। तो ये केस कैसे सॉल्व हुआ, चलिए जानते हैं। केरल के कोची शहर में एक खूबसूरत झील है। यहाँ पर प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। लेकिन यहाँ पर एक दिन एक घटना होती है। वो तारीख थी 7 जनवरी साल 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था। रोज जब वहाँ से मछुआरे आते थे या लोग आते थे तो उनको ड्रम से दुर्गंध लगती थी। तो एक दिन कुछ मछुआरों ने सोचा कि क्यों ना इस ड्रम को खोलकर देखा जाए कि इसमें आखिर है क्या। जैसे ही वो लोग ड्रम के पास पहुंचे तो वो दुर्गंध और ज़्यादा आने लगी। लेकिन जब उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहाँ से इंसानी बदबू आ रही थी। उन्हें शक हुआ कि हो ना हो ये दुर्गंध किसी लाश की है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मछुआरों ने पुलिस को बताया कि यहाँ पर एक नीले रंग का ड्रम है जिससे दुर्गंध आ रही है। पुलिस ने उस ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही गई। फिर ड्रम को अच्छे से तोड़ा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या फिर कोई लड़की थी, आदमी था या फिर कोई औरत थी, क्योंकि ड्रम में ना किसी का सिर था और ना ही किसी का पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ कंकाल, और मिले हुए कंकाल इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था ये किसके हो सकते हैं। लेकिन जब अच्छे से जांच हुई तो फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, लेकिन जबड़े से पता नहीं लग पा रहा था कि ये लड़की थी या फिर कोई लड़का था। उसी में से कुछ कपड़े के टुकड़े भी मिले, और पुलिस को जो कुछ सामान वहाँ से मिला वो सब कुछ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन पुलिस को ये समझ आ गया था कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई इंसानी हड्डियाँ मिली है उससे ज़्यादा पेचीदा केस ये होने वाला है, क्योंकि पुलिस को सिर्फ ड्रम से कुछ सामान मिला था। इतने से सामान से कोई कातिल का पता कैसे लगा पाता। तो पुलिस ने सबसे पहले इन सभी चीज़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए एर्नाकुलम के एक मेडिकल कॉलेज में भेज दिया, ताकि थोड़ा बहुत पता लग सके उसके बारे में जिसके कंकाल ड्रम में पुलिस को मिले थे। अब डॉक्टर्स के सामने काफ़ी चुनौतियाँ थी। उन्हें सबसे पहले ये पता करना था कि ये कंकाल किसी मर्द का है या फिर किसी औरत का, और साथ ही ये भी पता करना था कि मरने वाले की उम्र क्या थी और उसकी मौत का कारण क्या था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर्स की टीम को पता करनी थी। और इसमें सबसे पहले हड्डियों को रीअरेंज किया गया ताकि उसकी हाइट का पता लगाया जा सके। वैसे तो बालों के भी गुच्छे मिले थे, उनसे लग रहा था कि लाश किसी औरत की थी, लेकिन आजकल लड़के भी लंबे बाल रखते हैं, इसलिए बालों से पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि ये लड़के की लाश है या फिर लड़की की। और पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई भी सुराग मिस हो, इसलिए पुलिस ने उन सभी चीज़ों की जांच अच्छे से करवाई जो उन्हें ड्रम में मिले थे। जांच में पता चला कि मरने वाले की हाइट एवरेज थी। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये साफ हो गया कि लाश किसी लड़की की थी, और डॉक्टर्स के अनुमान के अनुसार उसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। 3 दिन यानी 8 जनवरी से 11 जनवरी 2018 तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही, और हर वो जानकारी इसमें हासिल करने की कोशिश की गई जो कि केस में अहम भूमिका निभा सकती थी। इसलिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को खत्म करके केस शुरू किया गया। अब बारी थी बाकी मिली चीज़ों की जांच करने की, क्योंकि शव के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी जिसकी जांच होना बहुत ज़रूरी था, और वहीं पुलिस भी जांच में जुटी हुई थी। तभी उन्हें शक हुआ कि हो ना हो ये हत्या नवंबर 2016 से पहले की गई होगी, क्योंकि मरने वाले के पास जो भारतीय करेंसी मिली थी उसमें 3 500 के नोट पुराने थे। ये वो नोट थे जो नोटबंदी से पहले इस्तेमाल किए जाते थे। नदी के पास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि वो लोग ड्रम को सितंबर 2016 से देखते आ रहे हैं, और उन्हें लगता था कि ये कहीं बाहर से आया होगा,
इसलिए किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। पुलिस को अब तक कुछ जानकारी तो मिल चुकी थी, लेकिन और भी जानकारियां उन्हें चाहिए थी, इसलिए जांच को और ज़्यादा तेजी से बढ़ाया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सीवी टॉम। टॉम की गिनती उन ऑफिसर्स में गिनी जाती है जो मुश्किल से मुश्किल केसों को आसानी से सुलझा देते हैं। लेकिन जब ये केस उनके पास आया तो पहली बार वो भी उलझन में पड़ गए, क्योंकि इससे पेचीदा केस उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। ये केस पेचीदा इसलिए था क्योंकि इस केस का ना सर था और ना पैर। क्योंकि लड़की कौन थी जिसका कंकाल उसमें मिला, वो कोई नहीं जानता था, तो पुलिस वाले पूछताछ करते किससे। तो अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला था। 11 जनवरी 2018 की शाम को सीबी टॉम को एक कॉल आया। यह कॉल पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का था। उन्होंने बताया कि उन्हें पैर की हड्डी से 6.6 सेंटीमीटर स्क्रू वॉशर मिला है। डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं वो आपके केस में काम आएगा भी या फिर नहीं, और हो ये भी सकता है कि विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ हो और सर्जरी के समय इसे पैर पर लगाया गया हो। इतना बताते हुए डॉक्टर ने यह भी कहा कि इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन हमारे पास इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है कि उसमें क्या लिखा है वो पता लगा सके। अगर आप कुछ इंतजाम कर सको तो इसका पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया था, क्योंकि जो रिसर्चर्स को जानना था वो उन्होंने जान लिया था। आगे की कड़ी जुड़ी हुई थी उस शू वॉकर से। इतना सब होने के बाद सीबी टॉम, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने फिर जुगाड़ करके हाई रिजोल्यूशन के कैमरे का इंतजाम किया। फिर इसकी मदद से पता लगाया गया कि स्क्रू वॉशर पर पिटकर लिखा है, और इसी के साथ इस प्रोडक्ट का बैच नंबर भी लिखा हुआ था। इतना पता लगाने के बाद पुलिस टीम ने पता लगाया कि पिटकर पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो कि सर्जरी का सामान बनाती है। अब पुलिस वालों ने इस कंपनी और उसके क्लाइंट्स के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सीबी टॉम को पता चला कि पिटकर कंपनी की केरल में सिर्फ एक ही ब्रांच है, और वही पूरे केरल में सर्जिकल सामान सप्लाई करती है। लेकिन इत्तेफाक ये कि ये ब्रांच एर्नाकुलम में ही निकली। सीबी टॉम अपनी टीम के साथ पुणे पहुंचे और उन्होंने पूछताछ की। मैनेजर ने बताया कि हम सालों से सर्जिकल सामान की डील कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो बताएं, क्योंकि ऐसे पता लगाना कि हमने ये सामान कब और किसे बेचा था ये तो बहुत मुश्किल है। तब सीबी टॉम ने बताया कि ये कत्ल सितंबर 2000 पहले से हुआ है। उन्होंने 2016 की सारी जानकारियां मांगी। फिर ब्रांच ने सारा डाटा खंगाला तो पता चला कि कुल 161 स्क्रू वॉशर की डिलीवरी उनके यहाँ से हुई थी। उनमें से 155 महाराष्ट्र और गुजरात में डिलीवर हुए थे। बाकी के 6 एर्नाकुलम के आसपास के इलाकों में डिलीवर हुए थे। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें इन 6 पेशेंट के घर पहुंची, जिनमें से 5 पेशेंट्स तो आसानी से मिल गए, लेकिन उन्हें एक पेशेंट नहीं मिल रहा था। वो थी 54 साल की शकुंतला। पुलिस फिर उसी हॉस्पिटल में पहुंची जहां शकुंतला का ऑपरेशन हुआ था। वहां का सारा डाटा खंगाला गया, लेकिन शकुंतला के नाम के अलावा उन्हें वहां से कुछ भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन विजिटर्स की लिस्ट में पुलिस को एक नाम कई बार दिखा, जो कि उनसे मिलने आती रहती थी। वो थी अस्वती दामोदरम। उनका एड्रेस भी वहां पर लिखा हुआ था। पुलिस फिर उसके घर पहुंची। वहां उन्होंने अस्वती से शकुंतला के बारे में पूछा तो अस्वती ने बताया कि शकुंतला मेरी माँ है, मेरी अब उनसे बात नहीं होती है। सितंबर 2016 से वो लापता है। पुलिस ने पूछा कि अगर वो लापता है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, और अस्वती ने कहा कि हमारी आपस में नहीं बनती थी। वो मुझसे बात करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, यह अस्वती ने कहा। पुलिस को ये केस धीरे धीरे अब पटरी में आते हुए दिख रहा था। पुलिस ये सब सुनकर दंग रह गई। पुलिस को इसी के साथ साथ उस पर शक भी हुआ, इसलिए उन्होंने उसका चिट्ठा खंगालना शुरू किया। और पूछताछ के दौरान एक कहानी सामने आई। पता चला कि अस्वती एक लड़के से प्यार करती थी और शकुंतला को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर भी बेटी ने भागकर उस लड़के से शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों के 2 बच्चे हुए। लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका और दोनों ने 2016 में एक दूसरे को तलाक दे दिया।
उधर शकुंतला भी अपने पति से अलग एक किराए के घर पे रहती थी। वो लॉटरी के टिकट बेचकर गुजारा करती थी। तलाक के बाद अस्वती अपनी माँ के साथ ही रहने लगी। इन्हीं दिनों शकुंतला अपनी बेटी अस्वती की स्कूटी से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मां शकुंतला की एक सर्जरी भी हुई और वहीं पर शकुंतला को स्क्रू वॉकर भी लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ अस्वती का सजीद नाम के एक युवक से अफेयर शुरू हो गया और उसने उस लड़के से शादी कर ली। अब सजीद भी उनके साथ उन्हीं के घर में रहने लगा था और अब वो सब के सब साथ रहने लगे थे। और कुछ दिनों के बाद शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया, जिस कारण थोड़े दिन के लिए अस्वती बच्चों को लेकर पास के लॉज में रहने चली गई, ताकि चिकन पॉक्स उसे या उसके बच्चों को ना हो जाए। लेकिन सजीद अभी भी वहीं पर रहता था। जब कुछ दिनों के बाद अस्वती वापस घर लौट कर आई तो उसने सजीद से माँ के बारे में पूछा। सजीद ने बताया कि शकुंतला अपने दोस्तों के पास दिल्ली चली गई है। इसके बाद का मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ पर है। पुलिस ने फिर अस्वती से पूछा कि तुम्हारा पति सजीद कहाँ है। अस्वती ने बताया कि जिस दिन उसे माँ के बारे में पता चला कि वो दिल्ली चली गई है, उसी के अगले दिन हार्ट अटैक से सजीद की मौत हो गई थी। पुलिस को ये बात काफ़ी अटपटी लगी और पुलिस को जहाँ पर लग रहा था कि केस अब पटरी पर आ रहा है, वहाँ से इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। इसलिए उन्होंने ये बात उस अस्पताल से भी कंफर्म की जहाँ सजीद को इलाज के लिए ले जाया गया था। डॉक्टर ने बताया कि हाँ, सच में सजीद की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। और फिर से पुलिस के लिए ये केस और भी पेचीदा हो गया। पुलिस ने फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि सजीद पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी भी है, जबकि अस्वती के साथ वो सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। पुलिस ने भी जैसे तैसे सजीद की पहली पत्नी सरीगा का पता लगाया तो उन्हें नई कहानी पता लगी। पुलिस की छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे ये केस और भी गहराई में जा रहा था। सरीगा ने बताया कि उसकी और सजीद की शादी को 8 साल हो गए थे, फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। सजीद को बच्चों से काफ़ी लगाव था, इसलिए उसका अफेयर अस्वती से शुरू हो गया। इस बात का पता जब सरीगा को लगा तो सजीद ने उसे ये कहकर मना लिया कि अस्वती की देखरेख के लिए कोई भी नहीं है और ऐसे में हमें उसे सहारा देना चाहिए, इससे उन्हें भी बच्चों का सुख मिल जाएगा। सरीगा भी इस बात के लिए मान गई और उसने अस्विता के साथ सजीद के अफेयर को मंजूरी दे दी। लेकिन जब इस बात का पता शकुंतला को लगा तो वो काफ़ी गुस्से में आ गई। उसने कहा कि अब वो इसके बारे में अपनी बेटी को बता देगी। सरीगा ने बताया कि मैं और मेरे पति शकुंतला को समझाने के लिए उनके घर भी गए थे। उस समय अस्मिता एक लॉज में ही रह रही थी, लेकिन शकुंतला ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी और नाती और नातिन से तुम्हें दूर करके ही रहूंगी। सरीगा ने बताया कि इसके बाद मैं घर आ गई और मुझे आगे का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि अगले दिन तो हार्ट अटैक से मेरे पति की मौत हो गई। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए फिर पुलिस ने सजीद के दोस्तों से भी पूछताछ की। लेकिन जब पुलिस वालों ने सजीद के दोस्तों से पूछताछ की तो पुलिस के सामने सारा का सारा सच आ गया। एक दोस्त ने बताया कि सजीद ने उससे एक नीले रंग का ड्रम मंगवाया था पानी की स्टोरेज के लिए, और वहीं 3 दोस्तों ने यह भी बताया कि उन्होंने सजीद को किसी नीले ड्रम में कुछ डालते हुए भी देखा था। इसी से पुलिस ने पूरे केस को सॉल्व किया। पुलिस अधिकारी सीबी टॉम के मुताबिक सजीद को डर था कि जब शकुंतला अस्वती को उसकी सच्चाई बताएगी तो वो उसे छोड़ देगी और अपने बच्चों से भी नहीं मिलने देगी। इसलिए सजीद ने ही शकुंतला का मर्डर किया। लेकिन उसे इस मर्डर का इतना अफसोस हुआ कि उसने खुद ही केमिकल निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जैसे ही उसने केमिकल निगला उसे हार्ट अटैक आ गया और इससे उसकी मौत हो गई। इसलिए इस केस में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि मर्डर करने वाला इंसान खुद भी मर चुका था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।